तो हाय स्टूडेंट्स, आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट 2026 एबीएसटी का कोर्स मैं पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर 1 जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, बेसिक मीनिंग, ऑब्जेक्टिव वगैरह वगैरह मैंने पहले पढ़ा दिया है। आपने नई वीडियो देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। अभी अपन लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि अपना चैप्टर नंबर 2 है। अपन सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता था, आरएसएसबी टीचिंग एसोसिएट 2026 का अपन ने एबीएसटी का कोर्स पूरा लॉन्च कर दिया है। यूनिट वाइज पीवाईक्यू है, फुल पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ है, कंप्लीट सिलेबस कवरेज है, लाइव सेशन है, डाउट सॉल्विंग क्लासेस है, एक्सक्लूसिव कम्युनिटी हमने बना रखी है। एंड्रॉयड के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूजीसी नेट विद माँ साहब करके ऐप का नाम है। और iOS के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं क्लास प्लस ऐप। उसमें आप ये अपना ORG कोड डालेंगे PXKGDL, तो मेरा पेज वहाँ पर ओपन हो जाएगा, यानी मेरे कोर्सेज आपको दिखने लग जाएंगे। 70% का ऑफ चल रहा है दोस्तों, अभी लिमिटेड टाइम तक का ऑफ़र है, कुछ 10-12 दिन के लिए। तो अभी मैं चाहूँगा आप लोग अगर कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, बहुत ही कम प्राइस पे हम लोगों ने कोर्स को लॉन्च किया है, आप जा कर के कंसिडर कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, चैप्टर 2 अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स अकाउंटिंग टर्म, लेखांकन की मूलभूत शब्दावली। मैं दोनों में पढ़ाता हूँ बेटा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में पढ़ने के बाद सीधा मैं हिंदी में बोलूँगा और इससे दोनों को एक्सप्लेन होगा अच्छे से, कोई दोनों मीडियम वालों को कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत तेज़ी से चलेगा काम। अब देखिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या है, मूलभूत शब्दावली क्या है अकाउंटेंसी की। तो सबसे पहली बात आती है एंटिटी क्या होता है, इकाई क्या होती है, पहले तो ये देखना है। एंटिटी मीन्स एन अकाउंटिंग यूनिट विच मे बी बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी। एक ऐसी अकाउंटिंग यूनिट जो या तो बिजनेस एंटिटी हो सकती है या तो नॉन बिजनेस एंटिटी हो सकती है। मतलब क्या है इसका, इस इकाई से आशय है एक लेखांकन इकाई से है, जो व्यावसायिक इकाई या गैर व्यावसायिक इकाई दोनों हो सकती है। एक ऐसी अकाउंटिंग यूनिट जो कि हो सकता है बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है नॉन बिजनेस से रिलेटेड हो। तो ऐसा क्या होता है देखते हैं अब आगे। देखिए देखिए बिजनेस एंटिटी क्या होता है। एंटिटी तो समझ गए, एक इकोनॉमिक यूनिट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पैसों का लेन देन होता है वो एंटिटी होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पैसों का लेन देन होता है वो एंटिटी होती है। अब हो सकता है वो प्रॉफिट के लिए खोली गई हो सकता है वो प्रॉफिट के लिए ना खोली गई हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बिजनेस एंटिटी क्या है। अब बिजनेस एंटिटी मीन्स एन इकोनॉमिक यूनिट विच इज़ फॉर्म टू अर्न इनकम बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज और सेलिंग गुड्स। एक दुकान मैंने खोली, उसमें मैं सर्विसेज देता हूँ या तो फिर मैं गुड्स सोल्ड करता हूँ। तो वो जो दुकान से मेरे को कमाई हो रही है, उस दुकान को खोलने का पर्पस क्या है, अर्निंग प्रॉफिट। जब आपका पर्पस जो है अर्निंग इनकम, अर्निंग प्रॉफिट होता है, तो वो कौन सी एंटिटी बन जाती है, बिजनेस एंटिटी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं। व्यावसायिक इकाई से आशय ऐसी आर्थिक इकाई से जिसका गठन सेवाएं प्रदान करने अथवा वस्तुओं का विक्रय करने करके आय अर्जित करने के उद्देश्य से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल LG इलेक्ट्रॉनिक, विप्रो, मारुति सुजुकी एक्सेट्रा। LG इलेक्ट्रॉनिक्स क्या करती है, पैसे कमाने के लिए खुली हुई है, विप्रो पैसे कमाने के लिए, मारुति पैसे कमाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं नॉन बिजनेस एंटिटी, गैर व्यवसायिक इकाई क्या बोलती है। तो सीधी सी बात है, जो पैसे कमाने के लिए ना बनी हो उसे क्या बोलेंगे, गैर व्यवसायिक इकाई। A non-business entity means an entity which is formed not to earn profit but to render services to its member and to the society। सोसाइटी को कुछ सहायता प्रोवाइड करने या अपने मेंबर्स की कोई सहायता करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस खोली जाती हैं उन्हें बोला जाता है नॉन बिजनेस एंटिटी, गैर व्यावसायिक इकाई। गैर व्यावसायिक इकाई से आशय ऐसी इकाई से है जिसका गठन लाभ कमाने के लिए नहीं बल्कि सदस्यों एवं समाज को सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए दीज आर कॉल्ड नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्लब, चैरिटेबल हॉस्पिटल, पब्लिक लाइब्रेरी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कल्चरल सोसाइटीज एक्सेट्रा।
चैरिटेबल हॉस्पिटल, पब्लिक लाइब्रेरी वगैरह वगैरह जो भी समाज की सहायता के लिए खोली जाती है, वो सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? वो सब चीज़ें आती है नॉन बिजनेस एंटिटी के अंदर। इन्हें लाभ रहित संगठन कहा जाता है, जैसे क्लब, धर्मार्थ, अस्पताल, सार्वजनिक पुस्तकालय, धार्मिक संस्थाएं तथा सांस्कृतिक संस्थाएं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। थर्ड है अपना बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्यवसायिक लेन देन। ट्रांजेक्शन बिजनेस में क्या होता है, तो इसको ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। आता है क्वेश्चन यहाँ से। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेस इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। जो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर दे उसे क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन। Whenever any business transaction take place, it results in a change in the value of some of the asset, liability and capital. जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा, या तो असेट या लाइबिलिटी या प्रॉफिट या लॉस, किसी भी चीज़ में अपना कुछ ना कुछ चीज़ कम ज़्यादा होगी ही होगी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हिंदी में पढ़ लेते हैं। व्यवसायिक लेन देन व्यवसाय की वह आर्थिक गतिविधि है जो वित्तीय स्थिति में परिवर्तन करती है। जब भी कोई व्यवसायिक लेन देन होता है तो उसमें परिसंपत्तियों, दायित्व तथा पूंजी के मूल्य में परिवर्तन होता ही होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बताइए कोई समस्या है क्या? नहीं है? आगे बढ़े। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अकाउंट्स एमकॉम तक करके आए हैं तो इतना तो अपन को मिनिमम टू मिनिमम पता ही है। चलिए, इवेंट, घटना। बिजनेस में घटना किसको कहते हैं? एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। कोई ट्रांजेक्शन हुआ, गुड सोल्ड टू राम, उस ट्रांजेक्शन के होने की वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ, मेरा माल कम हुआ। मैं जब माल बेच रहा हूँ तो माल कम हुआ लेकिन प्रॉफिट भी हुआ। तो ये दोनों क्या हैं? घटनाएं हैं, इवेंट है। ट्रांजेक्शन की होने की वजह से जो भी उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इवेंट, घटना। ठीक है। घटना किसी लेन देन का परिणाम या निष्कर्ष होती है। अब देखिए कैपिटल क्या होती है? कैपिटल पूंजी। पूंजी तो समझते ही हैं आप लोग। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस एंटरप्राइज इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस को चालू करने के लिए या बिजनेस चालू होने के बाद भी जब व्यक्ति खुद ओनर अपने पैसे लगाता है बिजनेस को बड़ा करने के लिए या चलाने के लिए, उसे बोला जाता है कैपिटल। कैपिटल जो है इक्वल्स होती है किसके? असेट माइनस लायबिलिटी। ये पढ़ा होगा ना। पूंजी जो है वो किसके बराबर है? परिसंपत्तियां माइनस दायित्व। व्यवसाय में स्वामी द्वारा निवेश की गई राशि को क्या कहते हैं? पूंजी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, सभी को पता है, बहुत बेसिक सी बात है। आगे देखते हैं। ड्राइंग्स क्या होती है? ड्राइंग्स, आहरण। आहरण क्या होता है जी? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ द बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग्स। ओनर द्वारा बिजनेस से खुद के यूज के लिए माल, कोई असेट, कोई कैश अगर निकाला गया है और उसे उसने पर्सनल यूज के लिए यूज किया है तो क्या कहलाता है? वो ड्राइंग्स कहलाता है। स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यवसाय से निकाली गई नकदी वस्तुओं या का मूल्य अथवा व्यवसाय की निधि से किया गया कोई भी निजी भुगतान आहरण कहलाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ड्राइंग्स तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटी क्या होती है जी? दायित्व। दायित्व क्या होता है? दायित्व। अब देखिए, इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म इज लाइबल टू पे टू द आउटसाइडर। आउटसाइडर को जो हमको पेमेंट करना होता है उसे क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। बिजनेस को, अपने आउटसाइडर्स को, जो भी भारी व्यक्ति है उसको कोई भी पेमेंट करना है, वो सारी चीज़ें लायबिलिटी है। ठीक है, हिंदी में पढ़ते हैं। दायित्व से राशि उस राशि से जिसका भुगतान फर्म को भारी व्यक्तियों को करना होता है, भारी व्यक्तियों को। लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? असेट्स माइनस कैपिटल। असेट्स में से जब पूंजी को, संपत्तियों को घटाया जाता है तब उसे क्या बोला जाता है? लायबिलिटी। दायित्व इक्वल्स टू परिसंपत्तियां माइनस पूंजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटी। कितने टाइप की लायबिलिटी है जी? दो तरह की लायबिलिटी होती है। पहली है इंटरनल लायबिलिटी, दूसरी है एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल मतलब आंतरिक दायित्व और एक्सटर्नल मतलब बाहरी दायित्व। अब क्या क्या होते हैं आंतरिक दायित्व, क्या होते हैं बाहरी दायित्व, ये पढ़ते हैं। अब देखिए,
इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, आंतरिक दायित्व क्या होते हैं, ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस यूनिट हैज टू पे टू द प्रोप्राइटर और ओनर आर कॉल्ड द इंटरनल लायबिलिटी सच एज कैपिटल एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसका मतलब समझिएगा, मैं ओनर हूँ, मैंने अपने बिजनेस में पैसा डाला, बिजनेस में मैंने सबसे पहले 1 लाख डाला, फिर 2 लाख डाला, फिर मेरे कुछ प्रॉफिट्स हुए जो मैं ले जा सकता था घर पे, मैं नहीं लेके गया, वो वहीं पे एक्यूमुलेट होते गए, जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, वहीं ऐड होते गए, मैं लेके नहीं गया उसको घर पे एज अ ओनर। तो वो सारा पैसा मेरा कहाँ पे पड़ा है, फर्म में पड़ा है। फर्म और ओनर दोनों अलग होते हैं, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में आगे पढ़ाऊंगा, वैसे भी आप पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा मैं आगे पूरे कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो उसमें ये बताया गया है कि बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, दोनों की दोनों अलग हैं। तो बिजनेस को अगर ओनर ने पैसा दिया है तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिजनेस एक दिन वो पैसा ब्याज के साथ वापस करेगा। तो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब है वो लायबिलिटी जो कि बिजनेस को अपने ही ओनर को देनी होती है, मतलब वो पैसा जो ओनर मांगता है किससे, बिजनेस से। समझ गए, बिजनेस को देना पड़ेगा पैसा किसको, ओनर को, वो क्या होती है इंटरनल लायबिलिटी। आगे देखिए, वे सभी राशियां जिनका भुगतान व्यवसाय के स्वामी या मालिक को करना होता है आंतरिक दायित्व कहलाती है। मालिक नहीं करता है, मालिक को करना होता है, मतलब बिजनेस करता है पेमेंट किसको, मालिक को। जैसे कि पूंजी और संचित लाभ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अब देखिए एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, बाह्य दायित्व क्या होते हैं जी, बाह्य दायित्व के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज़ टू पे टू द आउटसाइडर आर नोन एज द एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो भी अमाउंट मुझे बाहरी व्यक्ति किसी को देना है, कोई रमेश सुरेश से मैंने माल उधार खरीद लिया, उसको पेमेंट करना है, मेरा क्रेडिटर है, वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर। ऐसे किसी और को पेमेंट करना है, वो लोन ले लिया किसी से, वो किसके अंदर आएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर। क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन वगैरह सब चीज़ें किसके अंदर आती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर काउंट होती है। अब देखिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। वे सभी राशियाँ जिनका भुगतान व्यवसाय को बाहरी व्यक्तियों को करना होता है बाह्य दायित्व कहलाता है, जैसे लेनदार, बैंक ओवरड्राफ्ट, देय, बिल, बकाया, व्यय, ऋण आदि। बताइए यहाँ तक कोई समस्या है क्या। चलिए, लायबिलिटी में फर्दर भी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। लायबिलिटी को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। दायित्वों को आगे निम्नलिखित 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से 2 भाग है जी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म मतलब अल्पकालीन। तो दीर्घकालीन, अल्पकालीन, इनका एक और नाम होता है, आपको पता ही होगा। देखो मैं बता देता हूँ, ये जो लॉन्ग टर्म है ना, लॉन्ग टर्म को नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। और शॉर्ट टर्म को करंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, ये आपको पता होगा। लॉन्ग टर्म को नॉन करंट लायबिलिटी बोलते हैं, हिंदी में दीर्घकालीन बोलते हैं, और गैर चालू दायित्व बोलते हैं। शॉर्ट टर्म को करंट लायबिलिटी बोलते हैं, अल्पकालीन बोलते हैं, चालू दायित्व बोलते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है, दीर्घकालीन दायित्व क्या है। These refer to those liability which fall due for payment in relatively long period, normally after more than 1 year, for example long term loans, debentures, etc. ये क्या रेफर करती है, these refer to those liability which fall due to payment in a relatively long period, जो बहुत लंबे समय तक क्या किया जाता है, फॉल ड्यू रहते हैं। मतलब एक लोन लिया 10 साल के लिए, वो 10 साल के लिए जो लोन लिया वो किसके अंदर आएगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। जो 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया गया पैसा होता है वो किस में आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में। दीर्घकालीन दायित्वों के वे दायित्व होते हैं जिनका भुगतान अपेक्षाकृत लंबे समय के बाद, सामान्यतः 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए किया जाता है, जैसे कि दीर्घकालीन ऋण, डिबेंचर आदि, जिनका पेमेंट बाद में ही होता है अमूमन। करंट लायबिलिटी, चालू दायित्व क्या होते हैं, देखिए जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। लायबिलिटी पेबल विद इन लेस देन 1 ईयर, फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स। कोई भी ऐसा लोन, कोई भी ऐसा पेमेंट जो आप 1 साल के भीतर भीतर कर देते हो उधार लेने के बाद, तो वो किसके अंदर काउंट होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के अंदर या करंट लायबिलिटी के अंदर काउंट होता है। वे दायित्व जिनका भुगतान 1 वर्ष के भीतर किया जाना हो, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, देय बिल, लेनदार, बकाया व्यय, अल्पकालीन ऋण, ये सब किस में काउंट होते हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमें करना है असेट्स। असेट्स क्या होती है जी, परिसंपत्तियां क्या होती है। तो परिसंपत्तियों के बारे में पढ़ेंगे।
Assets are the future economic benefit, the right of which are owned or controlled by an organization or individuals. Assets क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है. किस चीज़ का फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है? द राइट ऑफ विच आर ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. एक टेबल, एक कुर्सी, एक पंखा, एक कंप्यूटर, एक मशीन, एक फैक्ट्री, एक लैंड, एक बिल्डिंग, कुछ भी जो फर्म के पास संपत्तियां हैं उसे क्या बोला जाता है? असेट. जिसका राइट है उसके पास, जिसको वो ओन करती है. ठीक है, यहाँ तक बताइए, कोई दिक्कत है क्या? परिसंपत्तियां वे भावी आर्थिक लाभ है जिन पर किसी संगठन या व्यक्ति का स्वामित्व या नियंत्रण होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. असेट्स आर वैल्यूएबल रिसोर्स ओन्ड बाय अ बिजनेस विच आर अक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट. असेट्स वो वस्तु है जिसे मनी कॉस्ट पे, पैसों के आधार पर मेजर किया जा सकता है और जिसे कोई ओन करता है. और वो कोई कौन है? फर्म है. फर्म ओन करती है. अब देखिए, परिसंपत्ति व्यवसाय के स्वामित्व वाले मूल्यवान संसाधन है जिन्हें मापी जा सकने वाली मौद्रिक लागत पर प्राप्त किया जाता है. चलिए आगे पढ़िए. असेट्स फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. असेट्स को भी 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. कौन सी 2 कैटेगरी है ये देखिए. परिसंपत्तियों को आगे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है और ये 2 कैटेगरी कौन सी हैं? नॉन करंट असेट्स, गैर चालू परिसंपत्तियाँ, दीर्घकालीन परिसंपत्तियाँ. और एक होती है करंट असेट, चालू संपत्तियाँ. ठीक है, नॉन करंट असेट और करंट असेट 2 तरह की असेट होती है. नॉन करंट मतलब जो लंबे समय तक हमारे साथ रहे, जिसमें ज़्यादा चेंजेस ना हो लंबे समय तक. और करंट असेट वो असेट्स होती है जिसमें हर साल ज़्यादा चेंजेस होते रहते हैं. 1 साल के भीतर ही क्या होता है? चेंज होता रहता है. जैसे हमने कैश, स्टॉक, डेटर्स वगैरह वगैरह आगे पढ़ेंगे अभी. अब देखिए, नॉन करंट असेट क्या है? गैर चालू संपत्तियाँ या दीर्घकालीन परिसंपत्तियाँ क्या होती है? तो नॉन करंट असेट रेफर टू दोज असेट विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स सर्विसेज एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल. ऐसी संपत्तियां जो कि उत्पादन, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, पर्सनल अपने फर्म के पर्सनल यूज़, फर्म का पर्सनल यूज़ मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड है, इसमें काम आ रहा है. और जिसे हम लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं. ऐसा नहीं कि कोई बड़ी मशीन खरीदी उसको बेच दिया 2 साल में, वो नहीं होती लॉन्ग टर्म असेट. लॉन्ग टर्म असेट या नॉन करंट असेट का मतलब ये है जो कि लंबे समय तक प्रोडक्शन, ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस में काम आए, जिसे हम बेचते नहीं है. वो बिकती तभी है जब वो ख़राब हो जाती है. ठीक है, चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. इसको अपन हिंदी में पढ़ लेते हैं. गैर चालू परिसंपत्तियाँ वे परिसंपत्तियाँ हैं जिन्हें व्यवसाय में वस्तुओं के उत्पादन या सेवा प्रदान करने के लिए निरंतर उपयोग हेतु रखा जाता है तथा जिन्हें बेचने के उद्देश्य से नहीं रखा जाता है. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट असेट आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स असेट सच एज लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल वगैरह वगैरह. जितनी भी फिक्स असेट है वो इसके अंदर काउंट आप कर सकते हैं. तो गैर चालू परिसंपत्तियों के उदाहरण क्या है? मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर वाहन वगैरह वगैरह वगैरह. इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बहुत बेसिक सी बात अपन को पता पड़ रही है. जितनी फिक्स असेट है वो किसके अंदर आती है? अपनी लॉन्ग टर्म के अंदर आ जाती है. अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन. देर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन करंट असेट. कितने टाइप की नॉन करंट असेट है? गैर चालू संपत्तियाँ 2 प्रकार की होती है. कौन कौन सी 2 प्रकार है? टेंजिबल और इंटेंजिबल. मूर्त परिसंपत्तियाँ और अमूर्त परिसंपत्तियाँ. मूर्त और अमूर्त परिसंपत्तियाँ. अब देखिए आगे बढ़ते हैं. टेंजिबल क्या होती है, इंटेंजिबल क्या होती है, इसको पढ़ना पड़ेगा. टेंजिबल असेट, मूर्त संपत्तियाँ क्या होती है जी? वो संपत्तियाँ जो हमें दिखाई देती है, जिसे हम टच फील कर सकते हैं, वो होती है. देखिए, टेंजिबल असेट आर दोज असेट विच कैन बी सीन एंड टच लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल, फर्नीचर वगैरह. इन सब चीज़ों को हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? टेंजिबल असेट के अंदर आती है. इनटेंजिबल असेट क्या है? अब देखिए, चलिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ ऊपर वाला. मूर्त परिसंपत्तियाँ वे होती है जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, जैसे भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, कंप्यूटर, मोटर वाहन तथा फर्नीचर. चलिए आगे बढ़ते हैं.
इंटेंजिबल असेट अमूर्त परिसंपत्तियाँ क्या होती है? एग्जाम्पल्स आर पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जो कि हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। कॉपीराइट, गुडविल, ट्रेडमार्क वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं? ये आती है अपनी इंटेंजिबल असेट के अंदर। अब देखिए करंट असेट क्या होती है, इसको पढ़ना है हमें। करंट असेट क्या है? करंट असेट आर दोज असेट विच आर मेंट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर जिसको कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए या जो कि 1 साल के अंदर बेच दी जाए, उसे क्या बोलते हैं? करंट असेट। चालू संपत्ति और परिसंपत्तियाँ जिसने बेचने के उद्देश्य से रखा जाता है अथवा जिन्हें प्रबंधन 1 वर्ष के भीतर नगद में परिवर्तित करना चाहता है, जैसे कि डेटर, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल वगैरह, ये इससे हम लोग चाहते हैं कि 1 साल में हमारा पैसा मिल जाए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर लास्ट टॉपिक हमारा रह गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये हमारा लास्ट टॉपिक इसके अंदर रह गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बेसिक डिफरेंस क्या है, वो अपन को समझना है। पहले मैं आपको नीचे ये पढ़ाने से पहले समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए बहुत बेसिक सा है, मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल क्या है, बहुत छोटा सा समझा देता हूँ, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा। ऐसे पढ़ोगे तो क्या है, याद रहेगा शुरू से। और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ऐसा खर्चा, ऐसा एक्सपेंसेस जो कि ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हो। क्या बोला मैंने? जो कि ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड हो, वो किसके अंदर आता है? रेवेन्यू खर्चा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरी मान लो नमकीन की फैक्ट्री है। किस चीज़ की फैक्ट्री है? नमकीन की फैक्ट्री। तो नमकीन की फैक्ट्री है तो मैंने फैक्ट्री खरीदी होगी, वो ज़मीन खरीदी होगी, फैक्ट्री बनाई होगी उस पर। तो जो मेरा फैक्ट्री बनाने का खर्चा है ना, और उस पर जो मशीन लगाने का खर्चा है नमकीन बनाने के लिए, ये खर्चे किसके अंदर आते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। किसके अंदर आते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होंगे, ऐसे खर्चे जो नॉन रिकरिंग है, बार बार नहीं होंगे, उसे बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे खर्चे जो बार बार होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब ये रिकरिंग इन नेचर है और ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चे जो कि रेगुलर हो रहे हैं, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। कैपिटल खर्चे मतलब फैक्ट्री, लैंड, बिल्डिंग वगैरह वगैरह, बड़े खर्चे जो एक बार होते हैं, बार बार नहीं होते, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। और एक और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जैसे कि ऐड करना, एडवर्टाइज करना। एडवर्टाइज करना, एडवर्टाइज करने का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइज करने का मतलब देखिए क्या है, मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का नाम है एक्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। एक प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट का नाम है एक्स। मैं कह रहा हूँ ये प्रोडक्ट को कोई जानता नहीं है यार, तो ये बिक नहीं रहा। अब इसको लोग जानेंगे कैसे? जानेंगे मैं जब ऐड करूँगा। मैंने इसका ऐड चलाया, मान लो 1 साल हो गया ऐड चलाते हुए। 1 साल में कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं आई, थोड़े बहुत लोग ही मेरे पास आए। उसके बाद जब 1 साल बीत गया ना, 1 साल बाद यार बहुत सारे, कम से कम मेरे 1 लाख कस्टमर बन गए इस प्रोडक्ट के, एक्स के। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने खर्चा तो अभी किया, मेरा जो एक्सपेंस था वो तो अभी हुआ, और इससे जो मेरी इनकम हुई है वो मेरे को बाद में हुई है, फ्यूचर में हुई है। मतलब ऐसा खर्चा जो कि खर्चा तो अभी हो रहा है लेकिन उससे होने वाला बेनिफिट इन फ्यूचर होता है, उसे बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। भी मैंने 1 सेकेंड हाईलाइटर सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिस ऑफ डिफरेंस भी मैंने बता दिया। अब देखिए मीनिंग पढ़ना है सबसे पहले, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए मीनिंग में है एक्सपेंडिचर इंकर टू अक्वायर, इम्प्रूव और इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ फिक्स असेट।
फिक्स असेट को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं। डिफर्ड रेवेन्यू क्या है? हैवी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वूज बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, यानी आने वाले सालों में बेनिफिट होगा, अभी बेनिफिट नहीं होगा। उसके बाद क्या है देखिए, नेचर नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। कैपिटल खर्चा एक बार हो जाता है, बार बार नहीं होता। रेवेन्यू खर्चा बार बार होता है, रिकरिंग है। और डिफर्ड रेवेन्यू यूजुअली नॉन रिकरिंग बट रेवेन्यू इन नेचर, यूजुअली नॉन रिकरिंग है लेकिन रेवेन्यू भी है इन नेचर में। पर्पस क्या है इसका? पर्पस क्या है? पर्पस है टू अक्वायर एनहेंस फिक्स असेट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए फिक्स असेट को अक्वायर करना। रेवेन्यू का पर्पस क्या है? टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, मतलब अभी जो हम कमा रहे हैं वो किस लिए कमा रहे हैं? क्योंकि हम अभी फिक्स ऑपरेशंस रोज़ रोज़ कर पा रहे हैं। डेली में नमकीन बना रहा हूँ तभी तो बेच पा रहा हूँ, नहीं तो बनाऊंगा नहीं तो बेचूंगा कैसे? एक एग्जांपल है ये। अब देखिए, टू ऑब्टेन द बेनिफिट ओवर मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड, मल्टीपल अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिट लिया। पल्स टॉफ़ी वालों ने एक बार ऐड किया था, पल्स की टॉफ़ी अभी तक बिक रही है। मेलोडी ने एक बार ऐड किया, मेलोडी की टॉफ़ी आज तक बिक रही है। यानी शुरुआत में कुछ समय के लिए ऐड चलाने पड़ते हैं, फिर भविष्य में हम उसका लाभ जो है, बेनिफिट जो है उठाते रहते हैं। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं। बेनिफिट पीरियड, बेनिफिट पीरियड क्या होता है? मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर चलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है 1 साल से ज़्यादा के लिए चलता है। मतलब क्या है इसका? मैंने 1 करोड़ रुपए की एक मशीन खरीदी तो पूरा 1 करोड़ इसी साल नहीं दिखाऊंगा, उसको टुकड़ों में धीरे धीरे करके दिखाऊंगा कि 1 करोड़ की मशीन को मैंने 20 साल यूज़ किया है, मतलब हर साल का खर्चा इतना आया है। 5 लाख रुपए हर साल का खर्चा आया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। करंट अकाउंटिंग ईयर ओनली, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ओनली करंट अकाउंटिंग ईयर के लिए रिलेटेड होता है, उसका अगले साल पिछले साल किससे रिलेशन नहीं होता। मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए डिफर्ड रेवेन्यू खर्चा जो है 1 अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑन असेट, क्या क्या इफेक्ट होते हैं असेट पे? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज द वैल्यू और लाइफ ऑफ द असेट। असेट की लाइफ बढ़ा देता है क्योंकि नई असेट आ जाती है, यहाँ पे नई चीज़ खरीद के ले आते हैं। रेवेन्यू में डज नॉट इंक्रीज द असेट वैल्यू, ओनली मेंटेन इट। सिर्फ हम इसमें क्या करते हैं, रेवेन्यू के अंदर मेंटेन करते हैं चीज़ों को। डेली का डेली जो भी सामान हमारे प्रोडक्शन में काम आता है उसको लाएंगे, उसको यूज़ करेंगे, उसको बनाएंगे, सैलरीज देंगे, ये सब चीज़ें। डिफर्ड रेवेन्यू इनिशियली ट्रीटेड एज एन असेट एंड रिटर्न ऑफ ओवर फ्यूचर पीरियड। ये फ्यूचर पीरियड में क्या करते हैं, इसको रिटर्न ऑफ करते हैं। खर्चा अपने इस साल किया लेकिन हर साल हम उसको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करते हैं। तो याद रखना है आपको, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक साल में राइट ऑफ नहीं होता, धीरे धीरे करके राइट ऑफ होता है। क्योंकि ऐड करना मजाक नहीं है, ऐड करने में करोड़ों रुपए का खर्चा एक बार में हो जाता है और उस खर्चे का बेनिफिट हमें सालों भर मिलता रहता है, इसलिए हम उसको धीरे धीरे करके राइट ऑफ करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो कैपिटलाइज एंड शो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम इसको कैपिटलाइज एक्सपेंसेस की तरह शो करते हैं या असेट की तरह शो करते हैं। चार्ज टू P&L अकाउंट इन द ईयर इनकर्ड, हम किसके अंदर शो करते हैं? रेवेन्यू खर्च। हाँ, तो डिफर्ड रेवेन्यू में ट्रेडिशनली शोन एज एन असेट एंड एमोर्टाइज ओवर फ्यूचर ईयर। एमोर्टाइज मतलब राइट ऑफ धीरे धीरे जिस चीज़ को किया जाए ओवर फ्यूचर ईयर्स। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का? नॉट फुल्ली चार्ज इन द ईयर एक्सपेक्टेड डेप्रीशिएशन। क्या बोल रहा है ये? पूरा जो खर्चा है उसको उसी साल चार्ज करके नहीं दिखाया जाता, टुकड़ों में धीरे धीरे करके दिखाया जाता है, लेकिन उसका जो डेप्रीशिएशन है उसको इसी साल में चार्ज करके दिखा दिया जाता है, ये इम्पैक्ट आता है। और रेवेन्यू खर्चा फुल्ली चार्ज अगेंस्ट करंट ईयर प्रॉफिट। रेवेन्यू का जो भी खर्चा होता है वो करंट ईयर के प्रॉफिट के अगेंस्ट ही चार्ज कर दिया जाता है, यानी वहीं पर काट लिया जाता है पैसा। जो आप इस साल प्रॉफिट कमाओगे उसी से आप रेवेन्यू खर्चा काटना आपको पड़ेगा। अब देखिए, चार्ज ग्रेजुअली ओवर सेवरल ईयर्स तक धीरे धीरे चार्ज किया जाता है, वही बातें आ रही है। फ्रीक्वेंसी क्या है देखिए इसकी, इनफ्रीक्वेंट है, कैपिटल खर्चा बार बार नहीं होगा। ये फ्रीक्वेंट है, रेवेन्यू खर्चा बार बार होगा। और डिफर्ड रेवेन्यू रेयर है, आप एक बार ऐड कराते हो पर सालों तक नहीं कराते हो, तो वो आपका रेयर चीज़ में आ जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा।
तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, देखिए एग्जांपल देख लिए। परचेज ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह होता है कैपिटल खर्चा। सैलरी, रेंट, वेजेस, रिपेयर वगैरह होता है रेवेन्यू खर्चा। हैवी एडवर्टाइजमेंट के खर्चे जो होते हैं वो किसके अंदर आता है, डिफर्ड रेवेन्यू के अंदर आते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई दिक्कत है तो आप कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।